अब देखो, हम पिछले क्लास में लास्ट में हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन में सब जन इधर ध्यान दो बोर्ड पे, 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हमारे सिलेबस में है। तो पहले वाला होता है अल्केन, दूसरे वाला होता है अल्कीन, और लास्ट वाला होता है अल्काइन। और तुम्हें फॉर्मूला भी बताया गया, CnH2n, और इधर H में 2n+2 हो जाता है, और इधर लास्ट में H में 2n-2 हो जाता है। अब है ना, हमें कुछ नाम ध्यान रखने हैं सब बच्चों को। अगर कार्बन 1 रहा ना, 1, तो उसका नाम मेथ होता है, मेथ। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक इंच कार्बन लिया, एन के जगह पे 1 रखा, एन के जगह पे क्या रखा, 1। अब 1 एन का डबल करो, मुझे 1 का डबल करो, 1 का डबल 2, और 2 में +2 करो, है ना, 4, C1H4 म्हणजे CH4। इसका नाम होता है मीथेन, मीथेन। ब्लैक दिख रहा तेरे को, ब्लैक कलर? चश्मा पहन पे, चश्मा पहन। तो लासुर में मतलब मुंदड़ा जी तो डेंटिस्ट है, तो तूने उनके पास कैसे आके दिखाई? वो मेरे मासी मासा जी है। जान, मेरा नाम बोल देना, डिस्काउंट मिल जाता है तेरे को, सच में मिल जाता है। कंजूस नहीं बेटा, उसको अक्लमंद बोल। इधर देखो, अभी इधर 1 है और H2 है, तो इसका नाम क्या रहता था? क्या? मीथ, मैथ नाम लगाना, और ईन, मैथीन, मिथीन, ENE, ANE, और AYNE, और इधर 1 डालो, उसका 1 का डबल, 1 का डबल 2, और 2 - 2 जीरो, हाइड्रोजन जीरो, म्हणजे हाइड्रोजन एच नहीं, म्हणजे सिर्फ कार्बन ही है। तो इस अगर ये रहता था तो इसका नाम क्या रहता था? मिथाइन। लेकिन ये मिथाइन नाम की चीज और मिथीन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, होती ही नहीं है। समझ आए तुमको? ये मिथाइन नाम की और मिथीन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ रहेगा तुमको? पक्का? अब जो C2 रहता है ना, ध्यान से सुन लेना सब जन, उसको बोलते एथ। तो C की वैल्यू 2 रखो, अब उसका डबल करके +2 करो, 2 का डबल 4 + 2 6, C2H6 को बोलते एथ एन, इथेन, इथेन। ध्यान रहेगा? इधर C की वैल्यू 2 रखो और उसका डबल करो, C2H4, इसको बोलते इथीन। और इधर C की वैल्यू 2 रखो, उसका डबल करो, 4 -2 करो, -2 करा तो कितना हो गया वापस से? 2 हो गया ना। तो C2H2, इसको बोलते इथाइन। ये रहता है कि हाँ, ये रहता है। तो कौन है जो रहता नहीं है, मैं उसको ग्रीन कलर में लिख देता हूँ। तो इधर वाला C1H2, जिसका नाम हो सकता था, अगर वो रहता सच्ची में एग्जिस्ट करता, तो उसका नाम रहता था मिथीन। तो ये मिथीन नाम का प्राणी सच्ची की दुनिया में होता नहीं है। और ये C1 और उसके बाद में H0, ये जो प्राणी है ये भी एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर ये होता तो इसका नाम होता था मिथाइन। ध्यान रखोगे क्या? अगर ये होता तो इसका नाम मिथाइन होता था। ये भी हमारी दुनिया में सच्ची में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है खुशबू? अब अगला वाला देख लो, एक C3 का नाम हम देख लेते हैं। C3 का नाम होता है प्रॉप। क्या नाम होता है? प्रॉप। तो 3 रखो, पहले तो बीच वाला कर लेते हैं, बीच वाला बहुत आसान है ना, 3 का डबल 6। तो प्रॉप क्या? प्रोपीन। ध्यान रहेगा क्या? प्रोपीन। और C3, अभी 6 में और 2 ऐड करो, 8। 3 का डबल 6 होता है ना, 6 में और 2 ऐड करो तो 8। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ध्यान रहेगा क्या? और 6 में से 2 हटा दो, 4, उसका नाम होगा प्रोपाइन। ध्यान रहेगा क्या? पक्का? और एक बता देता हूँ मैं तुमको, जैसे मैं तुमको C4 बताता हूँ, 4 का नाम होता है ब्यूट। तो इधर नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इधर नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। और इधर नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ध्यान रहेगा, आइन, ब्यूटाइन। तो इधर फॉर्मूला होगा C4H10, 4 का डबल 8, 8 में और 2 10। इधर फॉर्मूला होगा C4H8, और इधर फॉर्मूला होगा C4H6। ध्यान रहा क्या?
और ऐसे C1 C2 C3 C4 बताया मैंने। ऐसे में तुमको कुछ नाम और बता के रख देता हूँ। तो C5 का नाम सिंपल है पेंट। C6 का रहता है हेक्स, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था ना। C7 का हेप्टागॉन। C8 का ऑक्ट, ऑक्टागॉन। C9 का नोनागॉन। और C10 का डेकागॉन, डेक। तो ऐसे ध्यान रखोगे थोड़े फार। जैसे मैं तुम बच्चों को अगर फॉर्मूला पूछ, मैं तुमको अगर नाम पूछूं ट्यूशन के पेपर में, तुम्हें अगली बार आ जाए गिव द नेम फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। और अभी चलो मैं तुम्हारे सामने दो सॉल्ड एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, दो एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। तुम मुझे बताना आंसर क्या होगा। C10H18 का नाम क्या होगा। क्या नाम होगा। डेकाइन। बात समझ सकते हो क्या सब बच्चे पक्का। क्योंकि 10 का डबल 20 होता है। इसमें डबल भी नहीं, डबल से दो ज्यादा भी नहीं, उलट डबल से दो कम है, 20 से दो कम है, तो ये वाई एन ई वाला है। ठीक है, AYNE वाला। इसकी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ करी मैंने, उसका नाम होगा डेकाइन। और अगर मैं तुम बच्चों के सामने ऐसे दे दूं C7H14, क्या होता था। ऑनलाइन बच्चों बताओ क्या होता था। डेकीन। हेप्टीन। ध्यान रहेगा, ENE हेप्टीन। ध्यान रहेगा क्या, दिमाग में जा रहा है क्या तुम्हारे। तो अगर तुम बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रकार के कार्बन के कंपाउंड होते हैं और उसमें कट कट नहीं होता। लिख लो जल्दी, लिख लो सब। इतना प्रकार के बाद भी फोन ही देखते रहता, स्कूल को छुट्टी मार के। 12 12 घंटे। आज का स्क्रीन टाइम होगा तेरा 8 10 घंटे का। देखो, तो रहेंगे 8 10 घंटे का। दिन भर शॉर्ट्स और तो वो तो देख रहा था, शॉर्ट्स और स्नैप। हाइड है ना, हाइड करके रखा है ना। ये ना बेटा, हजारों हजारों कंपाउंड रहते कार्बन के, उनके ऐसे नाम रहते। अगर 10 रहे तो डेक है, 11 रहे तो यूनिडेक है, 12 है तो डोडेक, ऐसे बढ़ते ही जाते हैं वो।
तो मस्त कीड़ा है वो। पैटर्न नहीं बस होती। चलो हो गया सबका। तुमको समझ आया क्या पक्का? नीचे का कंप्लीट कर दो ना फिर। पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, पूरा C10 तक खत्म कर दो सब जन पूरा। और वो दो जो है ग्रीन वाले पूरा वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, उधर लिख लो। पूरा लिख लिया। डज नॉट एग्जिस्ट। सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना जो पेपर हुआ ना मैथ्स का 160 क्वेश्चन का, मतलब इन जनरल, अगर तुमको अगले पेपर में, जो बहुत सारे बच्चे मेरे पास पूछते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भैया मैं ऐसे क्या करूं जो मेरा मार्क्स अगले पेपर में बढ़े, मेरा रैंक बढ़े, इम्प्रूव। तो वो एक ही चीज से होता है, जब तुम ट्यूशन का जो अभी पीछे पिछले वाला पेपर हो उसको पूरा सॉल्व करो घर पे बैठ के, उसको टाइम दो, तभी तुम्हें वो चीजें आएंगी। मैंने तो इस बार के पेपर के सॉल्यूशन भी डाल के रखे हैं, सिर्फ आंसर की नहीं, सॉल्यूशन भी है। तीन तीन चार चार स्टेप वाले सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन के। तुम घर पे बिना सॉल्यूशन देके सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 10 क्वेश्चन के आंसर की चेक करो। 10 में से अगर तुम्हारे 6 राइट आ रहे, 4 रॉन्ग आ रहे, तो जो 4 रॉन्ग आ रहे उसके सॉल्यूशन चेक करो। तुम्हारे किधर रॉन्ग हो रहा है देखो। 4 सॉल्यूशन देखने के बाद तुमको दो समझ गए, दो नहीं समझे, तो दोस्तों में पूछो। दोस्तों में पूछने के बाद भी एक समझ आया यानी एक अभी भी बचा ही हुआ है, तो मेरे पास लेके आओ। ये मतलब तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और सबसे जरूरी यही बात है, जो बच्चों के मार्क नहीं बढ़ते उनके उतने ही मार्क आते हैं, हर बार उतना ही रैंक आता है ना, वो बच्चों का रैंक उतना ही रहेगा या पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि वो पेपर सॉल्व नहीं करते। घर पे जाने के बाद पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तुम तो ट्यूशन का पेपर खत्म होने के बाद ऐसे भाग के जाते हो घर पे जैसे बस
पिंजरे से आजाद हो गए और पूरा दिन बाद में टाइम पासिज करते रहते हो। 4 से 7 जिनका पेपर हुआ उसके बाद जो जाते हैं घर पे चाटे वाले, फिर तो बस 7 बजे के बाद तो बस 11-12 बजे तक निस्ता टाइम पास ही चलता। और एमपीएस वालों को पहले रहता, बाद में रहता थोड़ा ठीक है, वो डर के मारे करते, लेकिन अगले दिन तो गलती से वो पेपर भी नहीं खोलते बाद में कभी। फिर उसकी वजह से मार्क ही नहीं आते ना तुम्हारे अगले पेपर में। हर बार तुम्हारा वो रैंक उतना उतना रहता। 30 बच्चों में तुम्हारा रैंक हमेशा 25 नंबर पे रहता, 20 नंबर पे रहता। ये ऊपर नीचे होते रहता। जो तुमको पहले से आता वैसा पेपर ले लिया तो तुम्हारा रैंक ऊपर चले जाता, और जो तुमको नहीं आता वो उसमें डायरेक्ट धपकन से नीचे चले जाता। उसमें तुम्हारा रैंक अच्छा हो, तुमको एक्चुअल में मार्क है, इसके लिए बहुत जरूरी तुम बच्चे वाला पेपर सॉल्व करो। अगर तुमने ट्यूशन 160 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ही करे थे मान लो पेपर में, ठीक बात है। जो 60 नहीं करे पहले उतना तो करो कम से कम घर पे बैठ के। या तो अगर तुमने पूरे के पूरे करे थे तो जो तुम्हारे रॉन्ग हुए वो तो करो, और जो राइट में तुमने तुक्के मार के कर दिए थे वो भी करो घर पे बैठ के। बहुत जरूरी है डबल सॉल्व करना। सबका हो गया, अब उड़ा दूं क्या? ठीक। सब बच्चों को हाइड्रोकार्बन के बारे में ध्यान रहेगा ना। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन किसके कंपाउंड होते हैं? कार्बन के और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एटम। बच्चों ने ध्यान रखने की। और सब बच्चों ने एक चीज ध्यान रखने की हाइड्रोकार्बन के बारे में, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं ना, ऑक्सीजन डालते हैं उसमें। ऑक्सीजन डालना मतलब उसको क्या करना? जलाना, उसका कंबस्चन करना। और ऑन कंबस्चन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन ऑलवेज वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर रिलीज्ड। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो तुम, कोई भी। म्हणजे तुम्हारे सामने अगर तुमको ऐसा दे दिया प्रोपेन, या तुमको बोल दिया ब्यूटीन, या तुमको बोल दिया पेंटाइन, और ये सब के सब जो है ऑक्सीजन के साथ में जल रहे हैं, तो बताओ क्या बनेगा ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके? तो हमेशा बोल देने का CO2 बनेगा और H2 बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, CO2 बनेगा और H2 बनेगा, हर बार यही बोल देने का। ठीक है, यही बनता है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? देखो, C3H8। ब्यूटीन का क्या है? C4H8। और पेंटाइन का क्या है? C5H8। ये कोई भी चल ले। हाँ, मैंने जानबूझ के, वो मेरे दिमाग में एक पैटर्न था तो मैंने H8H8H8 वाले लिया। कोई भी ले लो तुम, दुनिया का कौन सा भी हाइड्रोकार्बन लो, उसको जलाने के बाद में वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा हमेशा। तो ये एक लिख लो जल्दी से। और ये 2-3 एग्जाम्पल ऐसे लिख लो ध्यान रखने की, ये सारे सब बच्चों ने ध्यान रखने का। ये सिर्फ कार्बन नहीं है और ये कोई हाइड्रोजन नहीं, ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। इसमें तीसरा कोई एलिमेंट नहीं, इसमें सल्फर नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, जल्दी लिखो। C9H20 को नो नेम। तो हम घर पे बताए ना कल गिफ्ट का। तुम में से किसी के पेरेंट्स ने वो ग्रुप पे पूछा क्या भैया ने कुछ पैसे दिए कैसे, मैसेज वगैरह देख के पूछा क्या? तुमको बोला होगा अगले बार तुम भी जीतो करके। अभी और अभी 2 पेपर बाद आएगा वापस वो चांस। अभी इस संडे को तुम्हारा पेपर है ना, 7th पे, 7th एनसीईआरटी मैथ्स पे है ना तुम्हारा इस बार, है ना? उसमें मैंने बोल के रखा है 50% एनसीईआरटी से चाहेगा। क्वेश्चन भी वैसे चाहेंगे, सब्जेक्टिव रहेगा ऑफ कोर्स। और यस, पढ़ो बस तुम, पूरा दिन रात पढ़ो। अभी बहुत पढ़ाई करो, तुमको मालूम है आने वाला है तो करो।
चलो हो गया ना, आगे चलते हैं। कोई लिख रहा है क्या? ये नीचे के तुम कितने भी 17 एग्जाम्पल लिखो, CO2 और H2O चाहने वाला है, कुछ भी लिखो तो वही चाहने वाला है। अब देखो अपन आते हैं इस पे, नेचुरल गैस पे। सब जन देखो, नेचुरल अभी बच्चों, शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने शायद पिछले बार ना नेचुरल गैस गड़बड़ में अलग ही बता दिया था, एक बार इधर देख लो। खुशबू, ये है डायनासोर का समय। जंगल में खुशबू सौरस घूम रही थी। और खूंखार दांत। और फिर इधर है समुंदर, इधर दिया सौरस और वो भी सौरस घूम रही है। ये डायनासोर का समय है। अभी पूरी धरती उस समय वेजिटेशन से कवर्ड थी, है ना। तो अभी हुआ क्या, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या बच्चों? जमीन पर रहने वाले। हाँ। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, उनके वजह से क्या बना? कोयला। और जो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स थे, उन सभी के खिचड़ी से बना पेट्रोलियम। हमारे चैप्टर का नाम ही है ना, कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का और एक नाम मिनरल ऑयल, या और एक नाम क्रूड है, लेकिन मेन नाम है पेट्रोलियम। और बच्चों अभी एक नमूने बच गए, वो थे धरती के ऊपर के एनिमल्स। समुंदर के अंदर के एनिमल्स और समुंदर के अंदर के प्लांट सबका मिलके पेट्रोलियम बना। लेकिन समुंदर के जो जमीन के ऊपर के जो एनिमल्स थे ना, उनसे दो चीजें बनी, दो चीजें। एक तो इतिहास में दर्ज हो जाएंगी ऐसी चीज बनी, फॉसिल। और मानव के काम में आएंगी ऐसी चीज बन गई, नेचुरल गैस। इज दिस क्लियर? पूरा चैप्टर में ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ आना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल प्लांट की वजह से बना कोयला, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेररिस्ट नहीं बोला क्या वो? नहीं, तुम कभी स्कूल में पढ़ते पढ़ते बोल देंगे हमारे ट्यूशन में सिखाया, टेररिस्ट प्लांट्स की वजह से कोयला बना था। ठीक है। आतंकवादियों को गाड़ दिया था, सारे झाड़ तक AK-47 लेके घूमते थे, तो भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान ने डायरेक्ट पत्थर डाल दिया धरती पे। टेररिस्ट नहीं, टेरेस्ट्रियल है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट से बना कोयला, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कारण बना नेचुरल गैस। ठीक है। और उसके अलावा जो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल थे, उनसे बन गया पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल। ये छोटी सी डायग्राम और ये लिख लो, ये एकदम ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैप है। तो नीचे लिखते टाइम तुम सिर्फ एक्वेटिक लाइफ लिख देना, जितनी एक्वेटिक लाइफ थी सारी की सारी। फॉसिल मत ही लिखो, ये लिखो सिर्फ नेचुरल गैस। क्योंकि फॉसिल तो सबके ही बने, जो जमीन पे के झाड़ थे उनके भी बने, जो पानी के अंदर के झाड़ और प्राणी थे उनके भी बने, फॉसिल तो सबके बने। तो इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं ना, वो भी बहुत चतुराई से काम लेते हैं। अगर धरती पर किसी जगह पर नेचुरल गैस निकल जाता है, तो वहां पर वो सारे आर्कियोलॉजिस्ट लोग पहुंच जाते हैं खुदाई वुदाई करने के लिए, क्योंकि वहां पे डायनासोर की हड्डी मिलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है।
आगे चले। खुशबू सॉरस। तू बड़े होके आर्कियोलॉजिस्ट बनना, कोई नई डायनासोर की हड्डी ढूंढना, तेरा नाम रख देना उसमें। फिर तू हिस्ट्री में फेमस रहेगी, कोई भूलेंगे उसको। इतिहास में नाम फेमस हो जाएगा तेरा हमेशा के लिए। इंडिया का जो सबसे बड़ा डायनासोर था ना, उसका नाम है ये राजा सॉरस। नहीं, टीरेक्स जैसा ही था दिखने में। ओवी के जैसे था थोड़ा थोड़ा, सर फिरा। राजा सोरस नर्मदाइंसिस। नर्मदा नदी के बेसिन में मिला था, इसलिए नर्मदा नदी के वहाँ पे नेचुरल गैस भी बहुत ज्यादा मिलता है। इंडिया में तुम्हारी बुक में भी दिया होगा, एनसीईआरटी में, कि नेचुरल नेचुरल गैस कहाँ पे मिलता है। तो नर्मदा का नाम दिया होता है। सब जन ध्यान रखो, जिधर जिधर नेचुरल गैस मिलता है उधर उधर डायनासोर के फॉसिल मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ऐसे ले लो कि ये राजा सॉरस है। राजा सॉरस में भी उसकी प्रजाति कौन सी है? राजा सॉरस नर्मदा नर्मदेंसिस। और वहाँ पे नेचुरल गैस भी मिलता है इन नर्मदा बेसिन। नर्मदा नदी कौन से दो राज्यों में बहुत ज्यादा बहती है? ए बैंगन, गुजरात और मध्य प्रदेश। तुम गए हो ना वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत जन तुम में से, तुम कैसे भूल गए तुम फिर? तू आ रहा था इसलिए सुन गई। मोक्ष जाने के बाद आऊंगा, पानी आएगा इसलिए तो। उसमें लिफ्ट में गए होंगे ना तब तुम ऊपर, ऊपर तक जाने में। ये लिख लो, ये डायनासोर का एग्जांपल, और उधर लिखो आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन आर क्लोजली लिंक्ड। जहाँ पे नेचुरल गैस निकल गई, वहाँ पे तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट लोग डायनासोर की हड्डियां ढूंढने जाते हैं। नहीं, वो राजा सोरस का ऐसे वो नहीं मुझे याद फैक्चुअल, लेकिन था कुछ तो फेमस था वो। इंडिया का लार्जेस्ट था वो, इंडिया लार्जेस्ट डायनासोर। दुनिया का तो सबसे बड़ा एस से है स्टेगोसॉरस। तुमने देखा है ना उसको जुरासिक पार्क में, जिराफ जैसी लंबी मान रहती थी उसके। मूवीज में देखा है ना तुमने? मान किसकी बड़ी है इधर? वेजिटेरियन था स्टेगोसॉरस। राजा सॉरस नॉन वेजिटेरियन था, ओवी के जैसा था। हाँ, वो साइंटिस्ट लोगों ने बोला ओवी के जैसा। मेरे को साइंटिस्ट ने बताया। होना है तो उसका। कांदा लहसुन खाता था। हो गया क्या ये? खुशबू। नहीं होगा नर्मदा भी, 100% होगा। फेसबुक में गोदावरी और नर्मदा। चलो ये उड़ा दूं ना अभी। नहीं है अरे इतना भैया, क्या लिख रही है? नर्मदा को। ओके जी। अरे भाई चली कि नहीं आगे?
अब देखो, तो नेचुरल गैस कहाँ पर मिलती है? हाँ, तो कुछ कुछ जगह पे जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है वहां पर भी कभी कभी ये मिलती है, नहीं तो नेचुरल गैस बहुत बार अकेले च मिलती है। नेचुरल गैस का सबसे मेन कंपोनेंट जो है, सबसे जरूरी, वो तो मीथेन है। फॉर्मूला पढ़ा ना हमने पहले ही, CH4। लेकिन मीथेन के साथ साथ में कई बार उसमें इथेन भी आ जाता है, C2H6। उसमें प्रोपेन भी आ जाता है, और कई बार उसमें ब्यूटेन भी आ जाता है। नाम ध्यान रहेंगे ना ये सबके? ये सब उसमें छोटे छोटे प्रोपोर्शन में, स्मॉल प्रोपोर्शन में मौजूद रहते हैं। ठीक है, इतना लिखने का है कुछ इसमें का? तो ये ऊपर का तो मत लिखो, बस तुम ऐसे लिख लो। एक पॉइंट में ही लिखा के दे देता हूँ तुम ठेंगड़ों को, कि नेचुरल गैस, लिखो जल्दी। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उनके नाम लिख लेना सामने। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो अगर मैं आप बच्चों को ट्यूशन के एग्जाम में या आपको किधर दूसरे एग्जाम में आ जाए कि नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन? अल्केन। अल्केन नाम के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के अल्केनों का मिक्सचर जो होता है वो होता है नेचुरल गैस। और इसमें सबसे ज्यादा 98% से भी ज्यादा जो चीज होती है वो होता है मीथेन। अब अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग आंकड़ा दिया होगा, लेकिन एकदम ये समझने के लिए कि मेन तो मीथेन ही रहता है नेचुरल गैस में, बाकी सब थोड़ा बहुत निकल जाता है। जब वो गैस निकलती तब अपने को कैसे दिखता है? उधर स्मेल आती है उसकी, सिलेंडर जलने, सिलेंडर खुला हो गया ऐसे, और वहां पे फिर आग लगा के देखते, माचिस जलाते, वहां पे धूम धमाका होता है, वो आग जलती रहती वहां से। बोरवेल में से गैस निकल रही थी, उसमें माचिस से अलग रखते, जलती रहती वहां पे ऊपर। बुझती नहीं फिर वो यूज कैसे? हाँ हाँ, बुझाते आती है ना उसको, वो कपड़ा विपड़ा ढक देने का उसके ऊपर, ऑक्सीजन कट मार देने का, एक चादर डाल, एक लग ढक दे, बंद हो जाएगा जलना। फिर लगे मैं किसी ने सेटअप वगैरह 90% लगा के, मशीन मैक्सिमम लगा के एक उसको फिर पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या हुआ बे? 98% मैक्सिमम एक ही मिनट में। हाँ, एक है आइडियल 90% लगभग लगभग मीथे नीचे रहता है ऐसे। ठीक है, लगे बहुत ऐसे अप्रोक्सीमेट नहीं, हर जगह नेचुरल गैस में अलग अलग निकलते रहता है, अलग अलग वैरायटी के निकलती है। तो आगे चले क्या? देखो, फिर नेचुरल गैस जो है, जो ऑर्गेनिज्म धरती के अंदर दब गए थे बहुत हाई प्रेशर के कारण, उन उन पे जो इतना प्रेशर गिरा ना अंडरग्राउंड रहने के बाद में उनकी लाशों के ऊपर, उसके कारण बना है। और एक बहुत अच्छी बात है नेचुरल गैस के बारे में, अनलाइक पेट्रोलियम और कोयला, इसको जो है गैस पाइपलाइन की मदद से बहुत लंबे दूरी तक भेजा जा सकता है। तो कितने लंबे दूरी तक? म्हणजे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ट्रांसफर करते हैं। जैसे रशिया के अंदर नेचुरल गैस निकलता है बहुत सारा, तो रशिया से उसको यूरोप में भेजते हैं नेचुरल गैस को पाइपलाइन से डायरेक्ट। ठीक है, और अभी रशिया में और यूरोप में जंग चल रही है। हाँ, वो सारे देशों की सहमति, फिर सबको लगता है ना, जो जो देशों को लगता है वो वैसे एग्रीमेंट करते। यानी अगर तीन तीन देशों को लग रहा, समझो 1 2 3 एंड 4 को, पर ये बीच का नमूना बोल दे मेरे को नहीं चाहिए, 4 देश है और एक नमूना नहीं बोल दे, तो फिर कुछ कर लेते एग्रीमेंट, उसको फिर पैसे भी से खिला के कुछ कर लेते हैं काम, निकाल लेते हैं। हाँ, नहीं तो उसकी सिक्योरिटी रहती है ना पाइपलाइन की। यस, वो अंडरग्राउंड रहता है, समुंदर के नीचे वगैरह से ही जाती है ऐसी पाइपलाइन। तो अभी रशिया और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है, रशिया और यूरोप में मतलब झगड़ा चल रहा है। लेकिन फिर भी रशिया में जो नेचुरल गैस निकलता है वो रोज यूरोप को कितने, तो भी हजारों करोड़ों रुपए का रोज सप्लाई होते से रहता है। तो काम नहीं रुकता, झगड़े चालू रहेंगे। समझो तुम्हारे और सोमनाथ का बहुत झगड़े हो गए, बहुत झगड़े एक दिन, बहुत, फिर भी कुरकुर लेना बंद नहीं हो रहा, चालू है, झगड़े चलते रहेंगे। अपन कुरकुर लेना चालू है। कुरकुर लेने के बाद, खाने के बाद तुम पूरे गांव में उसके दुकान के नाम रखोगे कि अच्छा नहीं है, कुछ भी कैसे भी एक्सपायरी माल देता, कुछ भी करता, अपन अगले दिन उधर से लेंगे तुमको। ऐसा ऐसा झगड़ा है, अजीब सा झगड़ा रहता है दुनिया का। फिर उसके बाद में अगर पाइपलाइन नहीं हो तो फिर क्या करते हैं? अगर पाइपलाइन नहीं हो तो फिर इस गैस को ना कंप्रेस कर देते हैं,
ठूस ठूस के इसको टाकी में भरते और इसको एलएनजी बना देते, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलपीजी नहीं है, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और एलएनजी के सिलेंडर पर इधर उधर भेजते। ये फिर घर पे अलग अलग जगह स्टोव वगैरह बनाने के काम आते, कोई भी कलर के रहो का बात है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पाइपलाइन से ट्रांसफर करते हैं, एंड इन एब्सेंस ऑफ पाइपलाइन इसको लिक्विफाई कर देते, कंप्रेस करके लिक्विड बना देते। गैस है ना, ये गैस, गैस से लिक्विड बना देते इसे, और टाकी में भर के रखते, गैस टाकी में, सिलेंडर में। और फिर ये एलएनजी के सिलेंडर जाते हैं इधर उधर। तो हमारे भारत देश में तो नेचुरल गैस जो है वो पाइपलाइन से ही यूज होती है बड़े बड़े शहरों में। एलएनजी के सिलेंडर क्या पता होते भी होंगे भारत में, या दुनिया के बाकी के देशों में ज्यादा होते होंगे। उसको कंप्रेस करा के एक तो कम सीएनजी बनाते हैं या एलएनजी बनाते हैं। सीएनजी गाड़ी में यूज करते हैं। तो जब हम कभी सीएनजी सुने, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो कभी दिमाग में ऐसा विचार ना आए कि जब हम पेट्रोल पंप पे जाके सीएनजी भरते हैं किसी गाड़ी में तो गैस भर रहे हैं, तो अगर गाड़ी की ढक्कन जल्दी बंद नहीं किया तो गैस उड़ जाएंगी। ऐसे नहीं रहता है, वो लिक्विड ही भरते हैं, पेट्रोल डीजल जैसा लिक्विड रहता है वैसे लिक्विड भरते हैं, उसको इतना कंप्रेस कर देते हैं। लेकिन उसके नाम में अटैच्ड कम गैस रहता है, सीएनजी हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट है। और ऐसे ही लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी लिक्विड स्टेट है। चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, सबका हो गया ना बेटा। ये सीएनजी के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से क्या काम का है वो देख लेते हैं। आग जल्दी पकड़ता है, जलने के बाद में, आफ्टर कंबस्शन, थोड़ा सा भी कचरा, सॉलिड वेस्ट नहीं छोड़ता। काली काला जो रिक्शा के धुएं में निकलता है जिस धूल, इसमें नहीं निकलता सीएनजी जलने से। और जलने के बाद में CO2 और वाटर बनता है, अच्छी बात है। दूसरे पोल्यूटेंट बनते ही नहीं है, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह तुरंत लेके जा सकते हैं। और इसका कंबस्चन बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इधर अगर पेट्रोल में आग लग गई तो बुझाने को बहुत टेंशन हो जाता है, लेकिन तुम्हारी मम्मी रोज इसका सीएनजी एलएनजी एलपीजी सिलेंडर यूज करती है, तो ऐसे स्टोव में एक बटन से बंद कर देते डायरेक्ट आग। ठीक है, तो कंबस्चन बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो कोई इसमें बहुत खास बात नहीं है, मतलब सीएनजी इज वेरी सेफ टू यूज, इट इज एक्चुअली वेरी गुड फ्यूल टू यूज। और फॉसिल के बारे में दिया है, डायनासोर की हड्डियों के बारे में, कि जो डायनासोर, जब भूकंप विकम्प सब हो रहा था उस समय दलदल और चिखल में जिनकी लाशें पड़ गई, तो दलदल और चिखल दब, वो डायनासोर की लाश उनमें दबी रह गई। और वो दलदल और चिखल उखड़ बिखड़ के ऐसी वैसी जगह पड़ गए जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था। तो वो दलदल, वो चिखल, वो कीचड़ सूख के, ड्राई होके उस पे हमेशा के लिए वो फॉसिल छप गए। वो डायनासोर के इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट छप गए। कोई झाड़ का पत्ता गिरा होता तो झाड़ के पत्ते के इम्प्रेशन छप गए, इम्प्रेशन। और ये इम्प्रेशन आज भी देखे जाते हैं। तो ये जो कोल की माइनें होती है, नेचुरल गैस की खदान होती है, इन जगहों पे फॉसिल बहुत मिलते हैं। तो हम थोड़े से फॉसिल्स के फोटो देखते हैं। फॉसिल मतलब हड्डियां नहीं होती बच्चों, फॉसिल मतलब इम्प्रेशन होते हैं। और कभी कभार गलती से हमको हड्डियां मिल जाती है। ठीक है, देखो, जैसे ये कीचड़ था, कीचड़ पे ये कोई उनकी हड्डियां नहीं बची हुई, ये जो है उनके छापे बचे हुए हैं बस।
ये डायनासोर के टाइम की गोगल गाय, श्रिम्प, ऐसे अलग अलग एनिमल्स थे, इंसेक्ट विंसेक्ट, समुद्र के तल पे रहते थे ये समुद्र के तल पे रहते थे, ऐसे रहता था, सीधा बैठता थे। फिर उसके बाद में देखो ये एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर, तो ये भैया पत्थर के ऊपर कैसे रह गए, ये मतलब लाखों साल पहले कीचड़ था ना, कीचड़, फिर इतने टेम्परेचर से, इतने प्रेशर के कारण ये पत्थर बन गया, दगड़ बन गया, और उसके ऊपर वो छापा प्रिजर्व वैसे का वैसे रहा। फिर ये थोड़े अलग अलग प्रकार के फॉसिल्स। अब फॉसिल में हम बोन्स भी इधर दिया है, ठीक है, ये तो प्रॉपर साबुत बोन है, हड्डी है, पूरी हड्डी, लेकिन ये हड्डी पत्थर बन गई है। ऐसे कैसे पत्थर कैसे बन गई, म्हणजे उसके अंदर का कैल्शियम और फास्फोरस रिएक्शन कर करके कई अन्य चीजों में तब्दील हो गया है, हार्डन्ड हो गया है बहुत, ठीक है, और भी धातु वगैरह मिक्स हो गए इसमें। ये देखो, ये कीचड़ था, कीचड़ के ऊपर एक फूल गिर गया, और वो फूल का इंप्रेशन छपे का छपा रह गया उसके ऊपर, वैसे के वैसे फूल की पंखुड़ियों का। ऐसे तो एक पूरा एक विज्ञान ही है अलग। ये देखो, ये फिश का इंप्रेशन है, बहुत साल पहले की मछली, पत्थर के ऊपर छपा पड़ा है ये, हजारों करोड़ों करोड़ों, हजारों नहीं, करोड़ों साल पहले की मछली। और अगर हमें प्रॉपर ऐसी हड्डी मिल जाए, अब देखो ये पत्थर पे इंप्रेशन भी नीचे छपा हुआ है, और ये दांत है उसके, दांत ऊपर प्रॉपर, ठीक है, साबुत बच गई है दांत, दांत है दांत। अलग अलग फॉसिल है। अब हमने वीवीएम में ना एक फेमस, हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में 2 साल पहले वीवीएम में पढ़ा था, जो 2 या 3 साल पहले हमने पढ़ा था, जो प्लांट्स के फॉसिल के एक्सपर्ट। क्या नाम था उनका, बिरबल सहानी, ठीक है। वो डायनासोर की हड्डी, डायनासोर के फॉसिल नहीं, उनको प्लांट की फॉसिल की बड़ी पहचान थी, क्योंकि प्लांट की फॉसिल ढूंढना मुश्किल है ना, डायनासोर को तो किसको मजा आता है, ठीक है, सुनने से ही मजा आता है, तो कोई भी बनना चाहेगा, लेकिन प्लांट के फॉसिल एक्सपर्ट बहुत कम ही बनते हैं, ठीक है। तो बिरबल सहानी के हम कुछ प्लांट फॉसिल इमेज ऐसे देखते हैं। तो अभी तो बिरबल सहानी जी का ही फोटो आ रहा है, एक दो प्लांट के फॉसिल देखो, ये डायनासोर के जमाने का झाड़ है, जिसके इंप्रेशन पत्थर पे छपे की छपे ही रह गए, वैसे के वैसे। 1 मिनट थोड़ा शायद क्लियर हो तो मैं तुम्हें जूम करके बताऊँ फिर, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा। चलो ये एक है, डायनासोर के जमाने का होगा, जिसका भी होगा, इमली का होगा। अरे ये पत्ते नहीं है वहां पे, वो छापा पड़ गया बस। जैसे मान लो कि ट्यूशन की दीवार है, तुमने अपना फिंगरप्रिंट इस पे जोर से चपक रख दिया, और इस पे छप गया, ऐसे रह गया। हाँ, कुत्ता चल गया उस पे। हाँ, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड पे कोई चल ले तो उसके पैर के छापे रहते हैं वहां पे, ऐसे ही है। फिर इससे इससे वो पता करते थे कि ये कैसा मौसम रहता था उन दिनों, टेम्परेचर कितना रहता था, इसमें क्लोरोफिल रहता था कि नहीं, कौन से प्रकार के डायनासोर इसको खाते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें पता करते हैं फिर वो बहुत बड़ा विज्ञान रहता है। तो हमें वीवीएम में देखो ये वीवीएम की बुक भी है यहाँ पे, यही तो एग्जैक्ट यही तो बुक थी हमारी, बिरबल सहानी, पाकिस्तान से आए थे इधर, याद है ना पूरी स्टोरी, झाड़ पे सो जाते थे रात में, अपनी किताबें संभाल के लेके आ रहे थे, है ना। पत्थर फेंकने हाँ, की ट्रिक। बरोबर, पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग अपने बड़े भाई के साथ हिमालय के वहाँ पे ट्रैक्स में जाके उठाने करते रहते थे। ये देखो, ये सारे अलग अलग है ना, पैलियो बॉटनी का है इंस्टीट्यूट, तो ये अलग अलग प्लांट के फॉसिल्स है वहाँ पे, संभाल के रखे। तो तुम अगर ये पढ़ना चाहो तो तुम ये भी पढ़ सकते हो, बायोलॉजी पढ़ के ये भी बन सकते हो आगे। पहले बायोलॉजी बहुत पढ़नी पड़ती है हालांकि। अब ये बिरबल साहनी नहीं, ये तो किनका फोटो आ गया, होमी भाभा, हमारे देश के बहुत महान वैज्ञानिक होके गए अलग अलग। तो मैं मतलब हमारे इंडिया में तो एक स्पेशल कॉलेज है, स्पेशल, अगर तुम्हें ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना होगा ना, तुम्हें साइंटिस्ट बनना होगा इसमें, सिर्फ इसके लिए स्पेशल कॉलेज है। तो तुम्हें अगर सिर्फ साइंस में बायोलॉजी पसंद है, और वो भी ऐसे डायनासोर वायनासोर ऐसे साइट पे जाके काम करना पसंद है, तो तुम कर सकते हो। ऐसे अलग अलग उसके भी यंत्र तंत्र सारे टेक्निक्स वगैरह रहते हैं। ये तो बहुत बेसिक लैब है, बहुत एडवांस्ड लेबोरेटरी भी रहते हैं उसके, जाके तुम ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो फिर, ठीक है। ये डायनासोर म्यूजियम है, बिरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान, ये क्या है, ये कॉलेज है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, ठीक है। नहीं नहीं, ये स्टैम्प इमेजेस है ना उसके, देखो, नया भवन, ये कहाँ पे, हरियाणा में है क्या कि दिल्ली में है, कहाँ पे है ये?
अरे वो पढ़ा था ना वीवीएम में, देखो वीवीएम, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, लखनऊ में है शायद। हाँ लखनऊ में, लखनऊ में। ये देखो उनके नाम के स्टैम्प भी है, बिरबल सहानी दिव्य दर्शन, ये सारे प्लांट फॉसिल के स्टैम्प है। चलो अभी अपन आते हैं वापस अपनी बुक में। तो ये हो गया फॉसिल के बारे में बच्चों। अब ये कंपनी के बारे में मैंने पहले भी तुमको बताया था, तो तुम ये पैराग्राफ पढ़ के जो भी कुछ दो तीन पॉइंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इसका फुल फॉर्म तो जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, और जैसे ही तुम 18 साल के होने वाले रहोगे, तुरंत अपना पैन कार्ड बना के, अपना शेयर मार्केट का अकाउंट बना के इसके शेयर खरीद लेना तुरंत। ज्यादा से ज्यादा जितनी धनराशि तुम्हारे पास गुणा होती रहती है, जैसे कल सोम को 500 रुपये मिले, ऐसे गिफ्ट में मिले, कमाओ तुम अपने, कुछ भी टोकन मनी, नानी नाना मामा मामी से कुछ भी गिफ्ट मिले संभाल के रखो, और जितने रहे तुरंत से इसके शेयर खरीद लेना। तुरंत खरीद लेना, बहुत फायदे में रहोगे तो। हाँ बहुत भाव बढ़ते रहते हैं इसके, बढ़ते ही जाते हैं इसके। और भगवान करे कि तुम जब 18 साल के हो तब तक इसके भाव थोड़े कम रहे, क्योंकि अचानक से एक दिन भारत में बहुत सारा ऑयल एंड नेचुरल गैस मिल गया समुद्र में, तो रप 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 भाव बढ़ जाएंगे इसके, फिर महंगे खरीदने पड़ेंगे तुम्हें। उससे पहले तुम खरीद लो, अच्छा हो। मैंने तो जब मैंने पहली बार खरीदे थे ना, तब से अभी तक ये 63% बढ़ गया है। 63%। तो मैंने तब जब खरीदा था तो इसका एक शेयर 145 का था, अब 240 का हो चुका है। भैया हम 18 साल के पहले स्टॉक मार्केट नहीं कर सकते? नहीं जी, म्हणजे तुम्हारे पापा को बोलो तो वो कर सकते, पर तुम्हारे पापा तुम पे क्यों विश्वास करेंगे? नहीं, तुमने अभी तक एनएसओ की लेवल 2 में मेडल नहीं लाया, तुम्हारे पापा तुम पे क्या विश्वास करेंगे? तुम अपने स्कूल के ऐसे कंपटीशन में सेकंड आ जाते, बरोबर। अभी तो लॉन्ग वे टू। गुड मॉर्निंग चापानेर। चापानेर सुनते ही एकदम जापान बीपान की याद आती है, एकदम मैगलेव ट्रेन चलते होंगे उधर कन्नड़ की पहाड़ियों में। सबने लिख लिया? ओएनजीसी इज द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिसर्च एंड प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया। अगर तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना हो ना, तो तुम वो पैलियो बॉटनी वगैरह में जा सकते हो, और तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री चाहे अगर, तो बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री और अच्छी केमिस्ट्री वगैरह पढ़ के तुम इसमें जा सकते हो। इसमें बहुत महंगे महंगे एकदम, मैंने तुमको पहले बोला था जॉब बहुत भारी रहते हैं इसमें। काम कुछ करने का नहीं रहता, कौड़ी रहता, पगार बहुत मिलती लेकिन, है ना। नहीं, एक स्पेशल इंस्टीट्यूट है जहाँ से मुकेश अंबानी भी पढ़े हुए हैं, आईसीटी मुंबई में, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। पूरे इंडिया में दो ही आईसीटी है, एक मुंबई में और एक जालना में। 2022 में वीवीएम का कैंप जो है यहाँ पे होता है, आईसीटी जालना में स्टेट लेवल कैंप। फिर 2023 में क्या तो परभणी, वसंतराव नाईक। एंड 2024 में नांदेड़, आणि अभी इस साल 2025 में होगा, क्या पता किधर। भगवान करे बस कि संभाजी नगर में ना हो, ताकि घूमते रहने का अवसर मिले अलग अलग जगह पे। पूना भी नहीं में हो जाए मस्त मजा। बहुत है ना भाऊ। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, छत्रपति शाहू। चलो सबने लिख लिया? आगे चलते हैं। हो गया होगा जिसको जो लिखना। पांडे जी, सिद्धेश जी, आपके भैया बहुत ही लिखते हैं गड़े। आप भी लिखो थोड़ा पर। अब अपन बात करेंगे एलपीजी की।
पहले अपने को बात नहीं है, पहले अपने को दूसरी चीज की बात करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों, जो ये पेट्रोलियम निकलता है ना इतना गहरे समुद्र में से, ये तो इसको बोलते हैं रिफाइनरी। और हमारे देश के जो सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी जी, उनका इस चीज का बिजनेस है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। समुंदर से पेट्रोल वो निकालते नहीं है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा पेट्रोल मिलता ही नहीं है समुद्र में, इंडिया के समुद्र में, या तो आज तक हमने ढूंढा ही नहीं है। इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 15 अगस्त के स्पीच में कहा कि हम मिशन समुद्र मंथन लॉन्च कर रहे हैं। उसमें जो इंडियन ओशन है पूरा, जो कि इंडिया की टेरिटरी है जहां तक भी है, वहां तक हम पूरा समुंदर स्कैन करने वाले, नीचे उतर के सारे रोबोट्स विबोट्स को बढ़ाए और वो सबमरीन सब बेच के, और पूरा ओशन में जहां जहां ऑयल नेचुरल गैस निकलेगा, पूरा पेट्रोलियम निकलेगा, वो सब हम निकालने वाले। तो मुकेश अंबानी जी पेट्रोलियम निकालते नहीं है, वो अलग अलग दुनिया के देशों में जो पेट्रोलियम निकलता है उसको स्वच्छ करते हैं। लोग उनके पास गंदा गंदा गटर का पानी ला के देते हैं, और उससे वो स्वच्छ पीने लायक जार का पानी बना के देते हैं। ये बिजनेस है उनका, क्लीनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल रिफाइनरी। रिफाइनरी में ऑयल को रिफाइन करते हैं, रिफाइन करते हैं म्हणजे शुद्ध बनाते हैं। समझ आए तुमको? ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये रिफाइनरी का जो बिजनेस है, हमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। तो पेट्रोलियम, ये क्रूड पेट्रोलियम, गंदा गंदा गटर का पानी जो रहता है, काला काला सा क्रूड पेट्रोलियम, उसकी जब रिफाइनिंग होती है ना, ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, एक प्रोडक्ट टपकता है। समुद्र मंथन के समय पेट्रोलियम गैस निकलती है डायरेक्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है तुमको? समुद्र मंथन तो देखा होगा बचपन में, वो पहाड़ था, सांप था, वासुकी, है ना, और वो एक तरफ से देवता एक तरफ से राक्षस, गुर 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 गुर, है ना, समुद्र में मंथन कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग समुद्र के अंदर, तो बहुत सारा उधर से अलग अलग चीजें निकली, अमृत भी निकला, ये भी निकला, वो भी निकला। तो ऐसे क्रूड पेट्रोलियम जो है, ये रिफाइनिंग से निकलता है। इसके रिफाइनिंग करते समय पेट्रोलियम गैस नाम की एक चीज निकलती है, वो एक ही चीज निकलती नहीं, बहुत सारी चीजें निकलती है, ये इतनी सारी चीजें। ठीक है, शायद इससे भी ज्यादा चीजें, लेकिन फिलहाल बुक में इतनी दी तो इतने पे ही ध्यान देंगे। तो पेट्रोलियम गैस निकलती है, फिर अपन जो गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं वो निकलते हैं, केरोसिन घर पे यूज करते हैं वो निकलता है, डीजल निकलता है गाड़ी, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस वगैरह, कैस्ट्रॉल, इंजन ऑयल, वैक्स मेन बत्ती में यूज करते हैं, बाइटुमेन, डांबर बिम्बर जिससे बनाते हैं, पेंट्स जिससे बनाते हैं वो बाइटुमेन, ये सारी चीजें निकलती है। और पेट्रोलियम गैस भी वहां से निकलती है। और इस पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करके, ये तो होती तो गैस है, तो इसको कंप्रेस कर करके हम सिलेंडर में, टाकी में भर भर के लिक्विड बनाते हैं, और फिर उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। लाल टाकी, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी टाकी। बात समझ आ रही तुमको? सब बच्चों के पेज में जा रहा है क्या? देखो ये इधर क्या लिखा है। तो जब पेट्रोलियम गैस निकलती है ना, देखो इधर बुक में क्या लिखा है, कि जब एक्चुअल में पेट्रोलियम गैस निकलती है ना बाहर, तो उस पे एक्सट्रीमली हाई प्रेशर लगा के, उसका वॉल्यूम ओरिजिनल अगर 240 रहा होगा ना, उसका वॉल्यूम, मान लो उसको बैठने के लिए अगर 200, एक मंडप में 240 कुर्सी डाली, 240 जनों को बैठने के लिए जितनी जगह लगती, तो तुमने 240 जनों को ठूस ठूस के एक ही कुर्सी पे बिठाया, सबको, इतना। ठीक है, हाँ। हाँ तो कुर्सी टूट जाएंगी जी हाँ, लेकिन समझ, इतना ठूसते हैं गैस के मॉलिक्यूल को। तो 1/240 वॉल्यूम हो जाता है उसका। ओरिजिनल वॉल्यूम अगर 240 रहा होगा, 250 पावशर रहा होगा, पावशर से, पावशर किलो शेंगदाणे डायरेक्ट एकच शेंगदाणे में, 1 ग्राम शेंगदाणे में फिट हो गया सारा, इतना। ठीक है, और उसको फिर अब वो, उसको बहुत हाई प्रेशर के समय पे ये सब किया गया है, तो फट ना जाए इसलिए एकदम मजबूत स्टील के सिलेंडरों में इसको भरा जाता है। इसलिए, और अब बहुत सारा प्रेशर लगा के भरा जाता है ताकि ये हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहे। जैसे ही इसको सिलेंडर से बाहर आने का मौका मिलता है, तो जैसे ये आउट फ्रॉम सिलेंडर होता है, वैसे ही ये बैक इनटू गैस लगे गैस बन जाता है, ठप कंडीशन। और इसमें सबसे ज्यादा जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं इसके, वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन कितना यूज करते हैं? 30%, और ब्यूटेन कितना यूज करते हैं? 70%। अब सब जन एकदम शांत रह गए। खुशबू सौरस, तू बता, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता
वेरी गुड। एन, एन फर्स्ट वाला। डबल+2 C3H8 प्रोपेन का। और ब्यूटेन, ब्यूट किसके लिए था, ब्यूट 4 के लिए, तो क्या होगा उसका, कुछ भी बता अभी। वेरी गुड। तो C3H8 और C4H10 ये फॉर्मूला होता है प्रोपेन का और ब्यूटेन का। और ज्यादा कौन सा लेता है इनमें से, ये पेट्रोलियम बनाने के लिए ज्यादा वाला कौन सा लेते हैं बच्चों, ब्यूटेन ज्यादा लेते, सबने ध्यान रखो। ये अच्छा, पेट्रोलियम गैस का खुद का कलर, खुद इसका स्मेल कैसा होता है, कोई स्मेल नहीं होता इसका। गैस टाकी में जो गैस भरी जाती है उसका कोई स्मेल नहीं होता। तो अगर गैस टाकी लीक हो गई तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि लीक हो गई। तो इसलिए जानबूझ के उसके अंदर एक नवीन गैस डालते हैं, उस गैस का नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। और जो हमारी गैस टाकी में अगर लीक हो गई, अगर वो चालू रह गया, स्टोव वगैरह शेगड़ी वगैरह कुछ चालू रह गया, तो जो हमें स्मेल आती है ना कि गैस लीक हो रहा है किधर से, तो भी वो इस इथाइल मरकैप्टन का होता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है, स्पेशल ओडर, जो और किसी डिओड्रेंट या सुगंध के जैसे नहीं होती। एक पर्टिकुलर ओडर होती है कि इसके सुगंध आते ही एकदम अलर्ट हो जाते हैं हम कि बाप रे गैस टाकी लीक हो रही है। इससे हमें मालूम पड़ते रहता है कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा टाकी में। इससे हम कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना टाल सकते। बात समझ आई कि सब बच्चों को। नहीं, ये हार्मफुल रहता ही नहीं उसमें कुछ, नहीं तो मर जाते थे ना, थोड़ा सा जहरीला कुछ रहता था। तो जलता, जलता कौन है, प्रोपेन और ब्यूटेन। उसमें भी 70% तो ब्यूटेन और 30% प्रोपेन है। और अगर गलती से लीक हो रहा है गैस उसमें से, और क्योंकि वो फ्लेमेबल है, इलेक्ट्रिक वायर से संपर्क में आया, सॉकेट वगैरह से संपर्क में आया, गर्म मिस्त्री है बाजू में, उससे संपर्क में फट कंदी गर्म हो गए, धमाका हो सकता है, होता है। भगवान करे कि तुम्हारे घर पे कभी भी ना हो। भैया, जैसे बताते, जब आग लगती सिलेंडर पे तो लगेज फटते, तो जले फटते हैं। सही, हाँ तो 1 मिनट के अंदर फट जाते, 60 सेकंड में, अगर आसपास एकदम, हाँ सिलेंडर के आसपास एकदम गर्म हो गया एकदम। चलो अभी अगर तुमको हेडिंग लगानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और अगर तुम बच्चों को कुछ नोट्स बनाने हो तो तुम जल्दी से बना सकते हो, जितने भी बनाने हैं तुम्हें। आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।